Good morning, student. Today we are read chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. भारत में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 5 में कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सम रीजन, कुछ कारणों के बारे में फॉर द नेशनलिस्ट अपसर्ग यानी कि उदय, यानी कि राष्ट्रवाद के उदय के लिए इन 19th सेंचुरी में यूरोप में क्या कारण थे उसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका प्रभाव। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति अकर इन 1789, अकर माने हुई। फ्रांसीसी क्रांति जैसा कि हमें पता है 1789 में हुई। द सक्सेस माने सफलता किसकी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति की इंस्पायर, उसने प्रेरित किया द रिवोल्यूशनरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारियों को, थ्रू आउट द वर्ल्ड माने पूरे संसार में, यानी कि विश्व भर के संसार में क्रांतिकारियों को प्रेरित किया किसने? फ्रांसीसी क्रांति ने, जो कारण बना यूरोप में किसका? डेवलपमेंट का। किसके डेवलपमेंट का? नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योगीकरण, एंड मिडिल क्लास का मतलब मध्यम वर्ग। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ माने बढ़ना किसका? इंडस्ट्रियलाइजेशन माने उद्योगीकरण का, लीड माने ले गया, एमरजेंस माने उदय की ओर। किसके उदय की ओर? न्यू सोशल ग्रुप, नई सामाजिक ग्रुप माने समूह उभर कर सामने आए। मिडिल क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसमें शामिल थे मध्यम वर्ग के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग। बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायी, एंड प्रोफेशनल माने सेवा क्षेत्र के लोग। रोल ऑफ लैंग्वेज कॉमन, यानी कि भाषा, लैंग्वेज माने भाषा की, रोल माने भूमिका। लैंग्वेज यानी कि भाषा बन गई ए बाइंडिंग फोर्स फॉर द पीपल। ये कहता है बाइंडिंग माने बांधने के लिए, फोर्स माने बल के द्वारा, फॉर द पीपल। ये कहता है लोगों को आपस में बांधने का एक बल बन गई क्या? भाषा। फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है उदाहरण के लिए, जब रसिया ऑक्यूपाइड पोलैंड, जब रसिया ने पोलैंड पर कब्जा किया, एंड पोलिश लैंग्वेज वाज बैन, और पोलिश जो भाषा थी उस पर बैन माने रोक लगा दी गई, एंड रिप्लेस और उसे बदल दिया गया रसियन लैंग्वेज, रूसी भाषा के साथ। पीपल रिवोल्ट, तो पोलैंड के जो निवासी थे उन्होंने रिवोल्ट माने क्रांति कर दी या विद्रोह कर दिया अगेंस्ट किसके खिलाफ? रसियन गवर्नमेंट के विरुद्ध। अब हम बात करेंगे रोमांटिज्म। रोमांटिज्म का मतलब हुआ रूमानीवाद। इट वाज एन आर्टिस्टिक का मतलब कलात्मक, यह एक कलात्मक, लिटरेसी साहित्यिक, एंड इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक मूवमेंट माने आंदोलन था, डेट ओरिजिनेटेड जिसका उदय हुआ था इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इन यूरोप में टू डेवलप विकसित करने के लिए ए पार्टिकुलर एक विशेष फॉर्म माने रूप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, राष्ट्रवादी भावनाओं का। दे वांटेड, ये चाहते थे टू शेयर माने साझा करना, एक कलेक्टिव माने सामूहिक, हेरिटेज माने विरासत, एक कॉमन माने साझा, कल्चर माने संस्कृति, पास्ट माने अतीत की, एज द बेस ऑफ नेशन, एक राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। और नेक्स्ट था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक उदारीकरण। द आइडियालॉजी माने धारणा या एक विचारधारा, किसकी? लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद की धारणा वाज एन इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, फैक्टर माने तथ्य थी, विच प्रोमोटेड, जिसने प्रोमोटेड माने आगे बढ़ाया, किसको? सेंस माने भावनाओं को, किसकी? नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयवाद की, एंड द नेशन स्टेट और राष्ट्रीय राज्य की।
फॉर द न्यू मिडल क्लास, ये कहता नई मध्य वर्ग जो था, लिबरलिज्म स्टूड, उदारवाद का मतलब उन लोगों के लिए था, फॉर द फ्रीडम आज़ादी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत आज़ादी, एंड इक्वालिटी समानता, ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हो। इस प्रकार ये सारे कारण बने किसके, 18वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के, या हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए जो उत्तरदायी कारण थे वो सारे कारण ये थे। यानी कि हम इन्हें मेन रूप से 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय का कारण मान सकते हैं। अब हम चलते हैं यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण को लेकर ऑफ इटली के। स्टार्ट करते हैं हम इसे कुछ पॉइंटों के माध्यम से करेंगे। इटली इज ए फ्रैगमेंटेड स्टेट, फ्रैगमेंटेड का मतलब खंडित, इटली एक खंडित टुकड़ों में विभाजित राज्य था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य के दौरान इटली वाज डिवाइडेड, इटली 7 राज्यों में 7 स्टेट के अंदर विभाजित था। ऑफ विच ओनली वन, ऑफ विच माने जिसमें से, ओनली माने केवल एक, जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, वाज रूल बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, वाज रूल उस पर शासन किया जा रहा था, बाय एन इटालियन एक इटली राजघराने का शासन था। रोल ऑफ ज्यूसेपे मैत्सिनी, यानी कि ज्यूसेपे मैत्सिनी की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ही वाज द लीडर, यह लीडर माने नेता था किसका, रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन यानी कि गणतंत्रात्मक दल का। वाइल इन एक्साइल इन 1831, एक्साइल का मतलब निर्वासन काल, जब उसे निर्वासित कर दिया था 1831 में, ही फाउंडेड उसने पाया, उसने निर्माण किया ए न्यू एसोसिएशन माने संगठन, एक नए संगठन का कार्ड जिसे कहा गया यंग इटली। इट वाज ए सीक्रेट सोसाइटी विच वाज फॉर्म्ड, यह एक सीक्रेट माने गुप्त, सोसाइटी माने समाज था, विच वाज फॉर्म्ड जिसका निर्माण किया गया था, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, अबाउट द रीजनरेशन का मतलब हुआ पुनर्गठित करने के लिए, किसको, ऑफ इटली को, थ्रू किसके द्वारा, एजुकेशन माने शिक्षा के माध्यम से। तो यद्यपि देयर वर 2 रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, ये कहता है यद्यपि देयर माने यहाँ पर 2 रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, 2 रिवोल्यूशनरी का मतलब 2 बार क्रांतिकारी प्रयास किए गए। पहला 1831 में, दूसरा 1848 में, फॉर द यूनिफिकेशन एकीकरण करने के लिए ऑफ इटली के, बट दे बोथ फेल, लेकिन दोनों फेल हो गए। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए हैं कई, नेक्स्ट पॉइंट में भी आएंगे और एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, हु वाज काबूर। तो हम स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ काबूर, काबूर की भूमिका। काबूर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट इन 1852 में काबूर पिडमोंट यानी कि पिडमोंट राज्य का मुख्यमंत्री बना। हिज मेन एम, उसका मेन माने मुख्य, एम माने उद्देश्य था, वाज टू अफेक्ट माने प्रभावित करना। किसको प्रभावित करना था, किस पर प्रभावित करना चाहता था वो, ये कहता है इमेंसिपेशन का मतलब हुआ उद्धार करना, ऑफ इटली, वो इटली के उद्धार को प्रभावित करना चाहता था, फ्रॉम ऑस्ट्रिया, जो कि ऑस्ट्रिया के अंडर में, नियंत्रण में था। ही वॉज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी, वो ना तो कोई क्रांतिकारी था, और नोर ए डेमोक्रेट, ना ही कोई लोकतंत्रवादी था। बट ही इज़ नोन, फिर भी उसे जाना जाता है, रियल मेकर ऑफ इटली, यानी कि इटली का वास्तविक निर्माता, फिर भी उसे माना जाता है। इसके बाद ये कहता है, थ्रो ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। थ्रो माने यद्यपि ए टैक्टफुल माने चतुर, डिप्लोमेटिक माने कूटनीतिज्ञ, अलायंस माने गठबंधन, विद फ्रांस, यद्यपि उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिज्ञ गठबंधन किया। ही सक्सेस
और ये कहता है वो सफल हो गया इन डिफीटिंग, हराने में ऑस्ट्रिया फोर्स, ऑस्ट्रियन यानी कि ऑस्ट्रेलियन की फोर्स मानी सेना को इन 1859। रोल ऑफ जूसेफे गैरिबाल्डी, ये कहता है जूसेफे गैरिबाल्डी की भूमिका। गैरिबाल्डी वाज द हीरो ऑफ रेड शर्ट, ये कहता है वो लाल रेड शर्ट का क्रांतिकारी नायक माना जाता था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन का। इन 1816 में ही मार्च माने वह बढ़ा, उसने पद यात्रा की किस ओर? इन द साउथ इटली, दक्षिण इटली की ओर, एंड द किंगडम और साम्राज्य की ओर ऑफ टू माने 2 सिसिलियों के, एंड सक्सेस उसने सफलता पाई इन विनिंग इसको जीतने में। द स्पोर्ट किसका समर्थन पाकर? वहाँ के लोकल पीसेंट का। इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूल, ये कहता है कि स्पेनिश रूल माने स्पेन के राजाओं को हटाने के लिए वहाँ के जो कॉमन लोकल पीसेंट थे उन्होंने साथ दिया गैरिबाल्डी का, और इस प्रकार वो जीत गया। विक्टोरिया एमुअल सेकंड, इन 1861 में द फर्स्ट इटालियन पार्लियामेंट, पहली इटालियन माने इटली की, इतावली जो पार्लियामेंट थी रिप्रेजेंटेटिंग द होल ऑफ इटली, ये कहता है रिप्रेजेंटिंग, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 1861 में पहली, ये कहता है सबसे पहली इटली के इतावली पार्लियामेंट के प्रतिनिधि, ये कहता है कि रिप्रेजेंटिंग का मतलब उन्होंने प्रस्तुत किया द होल ऑफ इटली, पूरे इटली को, एक्सपेक्टिंग छोड़कर रोम को और किसको? ब्रिटानिया, रोम और ब्रिटानिया को छोड़कर, असेंबल माने इकट्ठा हुए, इन कहाँ पर इकट्ठा हुए? वो ट्वीन में। विच फॉर्मली कन्फर्म अपॉन, विच फॉर्मली जिसमें फॉर्मली माने औपचारिक रूप से, फॉर्मली कन्फर्ड का मतलब बिल्कुल निश्चयपूर्ण ढंग से, विक्टोरिया एमुअल सेकंड को द टाइटल ऑफ किंग ऑफ इटली, इटली के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार हमने इटली के एकीकरण को कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझना चाहा। अब हम बात करेंगे 1832 1848 का जो टाइम पीरियड था उसे एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांतियों का युग क्यों कहा जाता है? ये कहता है सबसे पहले हम बात करेंगे अपहीवल माने विद्रोह की इन फ्रांस में। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस माने हुआ इन फ्रांस में इन जुलाई 1830 में। द बुर्बो का जो राजा था, हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, जो वापस सत्ता में आया था आफ्टर द वियना सम्मेलन के बाद, बाय द कंजर्वेटिव्स माने रूढ़िवादियों द्वारा, वर्ड नाउ ओवरथ्रोन जिसे अब फिर से उखाड़ फेंका गया था, लिबरल माने उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा। हु इंस्टॉल ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ये कहता है कि जिनकी जगह, ये कहता है हु इंस्टॉल ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, जिसकी जगह ले ली थी एक संवैधानिक राजतंत्र द्वारा, विच विद लुइस फिलिप्स एज इट हेड, और लुइस फिलिप्स को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी क्रांति अपराइजिंग इन, ये कहता है ब्रुसेल्स में विद्रोह। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एज एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ये कहता है कि जो जुलाई की क्रांति थी, जुलाई में जो क्रांति हुई, ये कहता स्पार्क, जुलाई की क्रांति की चिंगारी ने अपराइजिंग माने भड़का दिया, इन ब्रुसेल्स में एक विद्रोह करवा दिया, विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ये कहता है विच लीड जो ले गया, टू बेल्जियम, ये कहता है बेल्जियम को ब्रेकिंग अवे माने तोड़कर दूर कर दिया, किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। अपराइजिंग इन ग्रीस, यूनान में विद्रोह,
ग्रीस हैड बीन ए पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, जैसा कि हमें पता है कि यूनान ओटोमन एम्पायर साम्राज्य का एक हिस्सा था सिंस 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ग्रोथ माने बढ़त किसकी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की इन यूरोप में स्पार्क माने चिंगारी पैदा कर दी ऑफ ए स्ट्रगल, एक संघर्ष के लिए फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए एमोंसिस के बीच में, यूनानी लोगों के बीच में, जिसकी शुरुआत हुई 1821 में। नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे इन ग्रीस यानी कि यूनान के, गोट स्पोर्ट्स, गोट माने प्राप्त हुआ उन्हें, स्पोर्ट्स माने समर्थन, फ्रॉम अदर ग्रीक दूसरे यूनानियों से, लिविंग इन एग्जाइल जो देश से बाहर रह रहे थे, एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन, इसके अलावा कई वेस्ट माने पश्चिमी यूरोपियन, हु हैड सिंपैथीज फॉर द एशियंट ग्रीक कल्चर। ये कहता है और उन लोगों ने समर्थन दिया, पश्चिमी यूरोपियन ने, हु हैड सिंपैथी जिनकी सहानुभूति थी, फॉर द एशियन माने प्राचीन यूनानी संस्कृति से। फाइनली अंत में ट्रीटी ऑफ, ये कहता है ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब हुआ संधि, किसकी संधि की ये बात कर रहा है, ये कहता है अंत में संधि हुई, किस नाम से संधि हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कहता है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि द्वारा ऑफ 1832, जिसे हिंदी में कस्तितूनिया कहा जाता है, रिकोनाइज मान्यता दे दी गई ग्रीस माने यूनान को एज एन इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के रूप में, आज़ाद राष्ट्र के रूप में। इस प्रकार हमने कुछ रिवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ा जिसका टाइम पीरियड 1830 से लेकर 1848 तक था। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म। नेशनलिज्म माने उदारवाद की। अलाइन विद इम्पेरियल, अलाइन का मतलब हुआ जुड़ना, जो किसके साथ जुड़ गया, विद इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है, इम्पेरियलिज्म को हम कह सकते हैं साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवाद के साथ जुड़ गया। एंड लीड माने ले गया यूरोप को, कहाँ ले गया, डाइजेस्टर इन 1914 यानी कि महाविपदा की ओर, किसको, यूरोप को। ये कहता बाय द लास्ट क्वार्टर माने चौथाई भाग, अंतिम चौथाई भाग 19th सेंचुरी का नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद था, नो लॉन्गर रिटेन का मतलब लंबे समय तक नहीं रह सका। इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल का मतलब हुआ आदर्शवादी, लिबरल माने उदारवादी और डेमोक्रेटिक माने लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक सेंटिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ। सेंटिमेंट माने स्वभाव में, कब, ये कहता है फर्स्ट हाफ का मतलब हुआ तो प्रथम भाग में, यानी कि 19वीं सदी के अंतिम चौथाई भाग तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में कभी हुआ करता था। नेशनलिस्ट ग्रुप, राष्ट्रवादी जो समूह थे, बिकम माने अब बन चुके थे, हमेशा तैयार रहते थे, इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट का मतलब अनुदार या असहनशील, टू ईच अदर एक दूसरे के प्रति, यानी कि राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होने शुरू हो गए थे। एवर रेडी टू गो टू वार, और हर समय लड़ने को तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर, जो मुख्य यूरोपियन शक्तियाँ थी, इन टर्न, ये कहता है कि जो मुख्य यूरोपियन शक्तियाँ थी उन्होंने क्या किया, मैनुपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर वन इम्पेरियलिज्म एम। प्रमुख यूरोपियन शक्तियों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि द मेजर यूरोपियन पावर ने इन टर्म्स मैनुपुलेटेड माने इस्तेमाल करना, नेशनलिस्ट एस्पिरेशन राष्ट्रवादी भावनाओं का, ऑफ द सब्जेक्ट पीपल यानी कि प्रजा रूपी लोगों की, इन यूरोप में, टू फर्दर माने बढ़ाने के लिए, देयर वन अपने खुद के, इम्पेरियलिज्म माने साम्राज्यवादी, एम माने उद्देश्यों को। मैनी ग्रेट पावर, कई महान शक्तियाँ, वर इन्वॉल्व शामिल थी, इनटू बाल्कान क्षेत्र की ओर। द रीजन बिटवीन, जो क्षेत्र था, द रीजन बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिस कारण जो क्षेत्र था, बिकम माने बन चुका था, एन एरिया एक क्षेत्र, ऑफ इंटेंसिव माने घने, कॉन्फ्लिक्ट माने मतभेद का।
द रिवेलरी अमोंग्स द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड। रिवेलरी का मतलब प्रतिस्पर्धा, अमोंग माने किसके बीच में, यूरोपियन पावर्स के बीच में जो प्रतिस्पर्धा यानी कि रिवेलरी जो मुकाबला था ओवर ट्रेड व्यापार को लेकर एंड कॉलोनीज और उपनिवेश को लेकर वाज इंक्रीजिंग बढ़ता चला गया डे बाय डे हर दिन। देयर वर सीरीज ऑफ वार और इस तरह यहाँ पर एक श्रृंखला, सीरीज माने श्रृंखला शुरू हो गई, ऑफ वार माने युद्धों की, अमोंग वीर पावर बड़े बड़े, वीक पावर का मतलब बड़ी शक्तियों के बीच में, लाइक रसिया जर्मनी एंड इंग्लैंड, विच फाइनली जो अंत में लीड माने ले गई टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की ओर। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में पूरे यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज। ग्रोथ माने बढ़त, किसकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण की, में चेंज माने बदलाव को लेकर, किस बदलाव को लेकर, सोशल माने सामाजिक और पॉलिटिकल माने राजनीतिक, इक्वेशन ऑफ यूरोप, इक्वेशन ऑफ यूरोप, यूरोप की इक्वेशन माने समीकरण को, यानी कि औद्योगिकरण के विकास ने यूरोप की सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में किस प्रकार परिवर्तन किया। ग्रोथ ऑफ टाउन, शहरों का विकास। इन वेस्टर्न पार्ट जो पश्चिमी हिस्सा था किसका, सेंट्रल यूरोप का, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये कहता है पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में द ग्रोथ माने बढ़त हुई, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक प्रोडक्शन उत्पादन की, एंड ट्रेड माने व्यापार की, मिंट जिसका मतलब था द ग्रोथ ऑफ टाउन की भी बढ़त होगी, एंड द एमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस हु एक्सटेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। ये कहता है जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका हुआ था। ये कहता है कि सबसे पहले क्या हुआ, क्या सामाजिक राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन आया। इन वेस्टर्न पार्ट जो था सेंट्रल केंद्रीय यूरोप का, ग्रोथ वहाँ पे बढ़त हो गई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की एंड ट्रेड की, जिसका मतलब था द ग्रोथ, अब ग्रोथ माने बढ़त हो जाएगी शहरों की, एंड द एमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, और एमरजेंस माने उदय होगा उस कॉमर्शियल माने वाणिज्यवादी वर्ग का, विच एक्सिटेंस वाज बेस ऑन, एक्सिटेंस माने मौजूदा, जो मौजूद टिका रहेगा किसके आधार पर, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, कि वो मार्केट के लिए कितना प्रोडक्शन उत्पादन कर सकता है। सेकंड है एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, एमरजेंस माने उदय होना मध्यम वर्ग का। इन इट्स वेक, ये कहता है इन इट्स वेक, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप न्यू सोशल, नए सामाजिक ग्रुप कम इनटू बीइंग, सामने आने लगे। एक वर्किंग क्लास जो काम करने वाले जो मजदूर थे, वर्किंग क्लास की जो पॉपुलेशन जनसंख्या थी, और मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। ये कहता है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में बने हुए थे, वो उभर कर सामने आने लगे। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का विचार। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, केंद्रीय और जो पूर्वी यूरोप था, दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर। ये कहता है कि मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। ये कहता है दीज ग्रुप वर स्मॉलर, छोटे थे इन नंबर में, टिल द लेट 19th सेंचुरी तक। इट वाज अमोंग द एजुकेशन, इट वाज अमोंग द क्या कहते हैं, एजुकेशन, लिबरल मिडल क्लास, दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फ्लोइंग द एबोलिशन ऑफ आर्टिसोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदार वर्गीय मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी हम बात कर रहे हैं कि इट वाज अमोंग माने राष्ट्रवादी जो विचार थे, अमोंग माने बीच में, एजुकेटेड माने पढ़े लिखे लोगों के बीच में, लिबरल माने उदारवादी, मिडल क्लास जो मध्यम वर्ग था, डेट आइडिया जो विचार थे, नेशनल यूनिटी राष्ट्रवादी एकता के, फ्लोइंग द एबोलेशन, उन्होंने एबोलेशन माने समाप्त कर दिया, क्या कहते हैं, आर्टिसोक्रेटिक प्रिविलेज
यानी कि कुलीनों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का एंड गेन पॉपुलैरिटी, और उन्होंने प्रसिद्धि को कमाना शुरू कर दिया। इस प्रकार हमने आज कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।